नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस लर्निंग विद जितेंद्र पर। बच्चों, हम यहाँ पर संसद के कार्य पढ़ रहे थे और संसद के कार्यों के अंतर्गत जो संसद के बचे हुए कार्य हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आप पूरे ध्यान से पढ़ाई करना और समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में पूछ लेना, शर्माना नहीं है कहीं पर भी। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई भी शब्द कोई भी बात तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए और पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक देखना है, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर बीच में छोड़ दिया तो समझ में कुछ नहीं आएगा। पढ़ाई हमारी रेगुलर होनी चाहिए, शुरू से लेकर अंतिम तक। जो वीडियो हम देख रहे हैं शुरू से लेकर अंतिम तक देखो, उसके बाद में समझ में नहीं आता है तो पूछ लो, आराम से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उस चीज़ को बता दूंगा जो आपको समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो संसद के कार्यों के अंतर्गत हम शुरू करते हैं संसद के आगे के कार्य जो भी बचे हुए हमारे, और इस लेसन को पूरा करने का प्रयास करते हैं ताकि हम नेक्स्ट लेसन शुरू कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं संसद के कार्यों के अंतर्गत। अगला कार्य क्या है? संसद के कार्यों के अंतर्गत अगला कार्य क्या है? यहाँ चल रहा था हमारा संसद के कार्य। ठीक है, इसके अंतर्गत हमको जानना है धन विधेयक संबंधी कार्य। धन विधेयक संबंधी कार्य, ये कार्य कौन करता है? संसद। धन विधेयक क्या होता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। धन विधेयक की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 109 में दी गई है। कौन से अनुच्छेद में? 109 में। और परिभाषा इसकी अनुच्छेद 110 में दी गई है। अनुच्छेद 110 में प्रक्रिया मतलब धन विधेयक किस तरीके से संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरीके से पारित किया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। और परिभाषा मतलब धन विधेयक किसे कहेंगे, उसमें ऐसी क्या चीज़ शामिल हो, ऐसे क्या नियम शामिल हो, क्या शामिल हो कि उसको हम धन विधेयक कहें। तो ये परिभाषा 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है, हमको समझाता है किस प्रकार से ये विधेयक धन विधेयक है। ठीक है, तो प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं हम। पहले प्रक्रिया। धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। पहले धन विधेयक को हम लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद में राज्यसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही लाया जाएगा। कहने का मतलब यह है धन विधेयक अगर कोई ला रहा है तो वो लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से फिर वो लोकसभा अध्यक्ष यह प्रमाणित करता है, क्या प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयक है। यह प्रमाणित करता है कि यह विधेयक क्या है? धन विधेयक है। और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होता है। उन्होंने प्रमाणित कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद में धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है। अब राज्यसभा में भेजने के बाद में क्या होता है? राज्यसभा क्या कर सकती है इसके संबंध में? राज्यसभा को 14 दिन के अंदर उसे वापस लोकसभा में भेजना होता है। किसको? राज्यसभा को। किससे? धन विधेयक को। कैसे भेजेगी? या तो राज्यसभा उसके अंदर कुछ संशोधन कर सकती है, या उसको जैसे लोकसभा ने पास किया है वैसे ही उसी रूप में राज्यसभा उस विधेयक को लोकसभा को लौटा देगी। क्या कहा मैंने? लोकसभा से धन विधेयक पारित होने के बाद में राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा 14 दिन के अंदर उसे लोकसभा में वापस भेजेगी। कैसे भेजेगी? या तो उसमें कुछ संशोधन कर देगी, या फिर जिस रूप में लोकसभा ने धन विधेयक को पास किया है उसी रूप में राज्यसभा उस विधेयक को पारित करके लोकसभा के पास में भेज देगी। अब यहाँ पर ये जो संशोधन राज्यसभा ने किए हैं, इनको मानना या न मानना ये लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। लोकसभा चाहे तो माने चाहे तो नहीं माने। ठीक है, उसके बाद में ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाता है। यदि
राज्यसभा इस विधेयक को 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को नहीं भेजती है, यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर इस विधेयक को, धन विधेयक को लोकसभा में वापस नहीं भेजती है, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाएगा कि ये विधेयक, ये धन विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है, दोनों सदनों से पारित उसको मान लिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रक्रिया की बात कि लोकसभा को धन विधेयक को किस प्रकार से पारित किया जाएगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी। तो प्रक्रिया यही है, धन विधेयक को सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष ही इस बात का प्रमाण देता है या फिर ये प्रमाणित करता है कि ये विधेयक कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है। लोकसभा से पारित होने के बाद में वो विधेयक राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को लोकसभा को लौटाती है, उसमें कुछ संशोधन कर सकती है, यहाँ पे जिस रूप में लोकसभा ने पास किया है उसी रूप में लोकसभा को लौटा देगी। राज्यसभा ने धन विधेयक में जो संशोधन किया है उनको मानना या न मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है और वो दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। और यदि राज्यसभा लोकसभा में उस धन विधेयक को 14 दिन के अंदर वापस नहीं करती है तो ऐसा माना जाएगा कि ये विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया। यह है प्रक्रिया धन विधेयक के संबंध में। ठीक है, अब ये समझने का प्रयास करते हैं कि धन विधेयक कहते क्या है, किस विधेयक में कौन सी चीज़ें शामिल हो कि उसको धन विधेयक माना जाए। तो धन विधेयक में क्या क्या शामिल होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 110 अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। तो वैसे ही आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सब चीज़ें यदि आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको ये तो ध्यान में रखना ही है, प्रक्रिया पूरी ध्यान में रखनी है। और 110 की जो बात लिख रखी है कि धन विधेयक को 110 में परिभाषित किया गया है, इस बात को आपको याद रखना ही है। अब उस विधेयक में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है जिसको हम धन विधेयक कहते हैं। तो सरकार द्वारा किसी कर को लगाना, सरकार द्वारा किसी कर को लगाना या हटाना शामिल हो, किसमें, उस विधेयक में, जिस विधेयक को हम धन विधेयक कह रहे हैं। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या देने का कोई प्रावधान हो। ठीक है, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या देने का कोई प्रावधान हो और भारत की संचित या आकस्मिक निधि, भारत की संचित या आकस्मिक निधि में कोई धन जमा करना हो या निकालना हो, इस संबंध में कोई बिल हो, ऐसा कोई प्रावधान किया गया उसके अंदर। चौथा, भारत की संचित निधि पर धन या अन्य खर्च, कोई खर्च भारित किया गया हो। यहाँ पर ध्यान में रखना, धन विधेयक किसे कहेंगे, उस विधेयक में ऐसी क्या चीज़ें शामिल हो, ऐसे क्या प्रावधान शामिल हो कि हम उस विधेयक को धन विधेयक कहें। तो किसी विधेयक में अगर ये सब चीज़ें शामिल है, कौन सी, भारत सरकार को कर लगा रही है या हटा रही है, या भारत सरकार द्वारा किसी से धन उधार लिया जा रहा है, किसी देश से, या किसी देश को धन उधार दिया जा रहा है, ऐसा कोई प्रावधान किया गया है। और भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन निकाला जा रहा है या जमा किया जा रहा है, ऐसा कोई प्रावधान उस विधेयक के अंदर। और भारत की संचित निधि पर कोई खर्च भारित किया गया हो। यहाँ पर भारत का मतलब है भारत की जो संचित निधि बनी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे बाद में, समय रहेगा तब, थोड़ा समय कम है। भारत की जो संचित निधि है, जैसे मान लो आप अपने घर में कोई खर्चा उठा रहे हो, घर का खर्चा उठा रहे हो, तो घर का जो खर्चा आप 100 रुपये महीने का उठा रहे हो, लेकिन अब आपके ऊपर 100 रुपये और डाल दे कि ये 100 रुपये भी आप ही को खर्चा करना है, तो उसको आपके ऊपर बाहर डाल दिया, आपको वहन करना है वो 100 रुपये। और पहले से आप 100 रुपये खर्च कर रहे थे अपनी ओर से, घर खर्च के लिए, घर खर्च में दे रहे थे, लेकिन घर वालों ने क्या किया, आपके ऊपर 100 रुपये का बाहर और डाल दिया कि ये 100 रुपये खर्चा भी आप ही को उठाना है। तो ऐसी कंडीशन में वह आपके ऊपर भारित कर दिया गया है। उसी प्रकार से जो भारत की संचित निधि है, उसमें से पहले से जो खर्च किया जा रहा था, जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो
तनख्वाह होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी जो तनख्वाह होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो इसके अतिरिक्त भी यदि और ये कह दिया जाए कि भारत की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन भी दिया जाएगा, भारत की संचित निधि से हाईकोर्ट के जजों के वेतन भी दिया जाएगा, तो फिर वो अतिरिक्त भार हो गया। और ये भारित व्यय जो होता है इसको लेकर संसद में चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई मतदान नहीं होता है, जो भारित व्यय होता है। तो ये 109 की प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। और 110 में धन विधेयक को जो पास किया गया है, धन विधेयक को जो परिभाषित किया गया है, उस परिभाषा को आप समझ लीजिए कि धन विधेयक हम किसे कहेंगे। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं हम। हाँ, ये बात भी आप ध्यान में रखना कि धन विधेयक के संदर्भ में धन विधेयक के संबंध में क्या नहीं होता है, संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये ध्यान में रखना। ठीक है, संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती, ये आपको ध्यान में रखना है कि धन विधेयक के संबंध में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है हमारा, संसद के कार्यों के अंतर्गत ये धन विधेयक को लेकर हो गया, धन विधेयक को लेकर ये चर्चा हो गई। अब अगला पॉइंट हमारा संविधान में संशोधन करने का कार्य। संविधान में संशोधन करने का कार्य किसका, संसद का। तो क्या संशोधन होता है संविधान में, वो देखते हैं। समझने का प्रयास करना बच्चों, अगर समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना आराम से। ठीक है, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन ये क्या होता है। देखो, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले तो हम इस चीज को समझे कि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जैसे कि आज हमने किसी चीज का निर्माण किया है, आज हमने किसी चीज को बनाया है, वो हम उस चीज़ को आज की कंडीशन के अनुसार बना रहे हैं, या फिर 10 दिन की 15 दिन की प्लानिंग करके बना रहे हैं कि 10 दिन बाद में 15 दिन तक ये चीज़ ऐसी बनी रहेगी, इस प्रकार से कार्य करेगी। लेकिन 10 साल 15 साल हो जाने के बाद में आज की बनाई हुई चीज़, आज की बनाया हुआ कोई नियम 10 साल 15 साल के बाद में उपयोगी नहीं रहता है, और उस समय की कंडीशन के अनुसार उसमें परिवर्तन करना आ जाता है। इस कारण से ऐसे ही संविधान में जो नियम बनाए गए हैं वो 50 साल पहले बनाए गए और उस समय की कंडीशन के अनुसार बनाए गए, आगे की 10-20 साल की कल्पना करके बनाए गए। लेकिन उनमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो वर्तमान कंडीशन के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे, वर्तमान कंडीशन के अनुसार उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर सकते। ऐसी कंडीशन में हमको संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है। कोई चीज़ हमने पहले बनाई है, वो चीज़ यदि आज वर्क नहीं कर रही है तो उसमें कुछ सुधार हमको करना ही पड़ेगा, उसके कुछ अंग में, उसके कुछ पार्ट में हमको सुधार करना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान जो समय बनाए गए थे, यदि आज वो वर्तमान कंडीशन में काम नहीं कर पा रहे, उसके अनुसार काम करना थोड़ा कठिन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, अब संविधान में संशोधन करने का कार्य कौन करता है, तो संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है संसद। ठीक है, संविधान में संशोधन करने का कार्य करती है संसद, ना कि राज्य विधानमंडल। तो ये ध्यान में रखना है, संविधान में संशोधन करने का कार्य कौन करता है, संसद करती है। कौन करता है, संसद ही संविधान में संशोधन कर सकती है। और इसकी जो प्रक्रिया दी गई है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है कि किस प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश के संविधान से अपनाई है, तो वो देश होगा हमारा दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश, दक्षिण अफ्रीका। क्या किया हमने दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया है। ठीक है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, दक्षिण अफ्रीका से। अब संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना, संविधान में संशोधन सामान्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है। 3 प्रकार कौन कौन से, साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरा विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन। तीसरा विशेष बहुमत
प्लस आधे राज्यों की सहमति, आधे राज्यों की सहमति। इन 3 प्रकार से हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। बात करें अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने प्रकार से संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो अनुच्छेद 368 के अनुसार ये जो 2 प्रकार है, ये जो 2 प्रकार है, ये 368 के अनुसार होते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया दी गई वो ये 2 ही है, विशेष बहुमत प्लस विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। इन 2 प्रक्रियाओं का उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। ये साधारण बहुमत जो प्रक्रिया है, साधारण बहुमत वाली, इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। साधारण बहुमत से क्या करते हैं, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये एक लिख रहा मैं और बहुत सारे काम इसे ही साधारण बहुमत से हो सकते हैं। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, यदि संसद को लगता है कि राजस्थान राज्य का नाम बदलकर हमको गुजरात करना है, राजस्थान राज्य का नाम बदलकर हमको हरियाणा करना है, राजस्थान राज्य का नाम बदलकर हमको कुछ भी करना है, तो संसद कर सकती है, संसद कर सकती है साधारण बहुमत से। इसमें थोड़ा सा ये होता है कि जिस राज्य का हम नाम बदल रहे उस राज्य के विधानमंडल से थोड़ी सी राय ले ली जाती है कि हम ऐसा करके आपके राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं। अब इस संबंध में उस राज्य का, जिस राज्य का हम नाम बदल रहे हैं, उस राज्य का विधानमंडल हाँ करता है, ना करता है, कैसे अपनी प्रतिक्रिया देता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। उसने मना कर दिया तो भी संसद को लग रहा है कि हमको इस राज्य का नाम बदलना है तो बदल देगी। संबंधित राज्य के, जिस राज्य का हम नाम बदल रहे हैं उस राज्य के मना करने पर भी, वहाँ के मंत्रिमंडल, वहाँ की विधानसभा, विधानमंडल के द्वारा मना करने पर भी संसद को लग रहा है कि हमको इस राज्य का नाम बदलना है तो वो बदल सकती है। इसमें राज्य कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर आप ये समझ लो। विशेष बहुमत में संविधान में से बहुत सारे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। अब ये विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है ये समझो आप पहले। विशेष बहुमत क्या होता है, उपस्थित सदस्यों, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, गलती हो गया, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। ये क्या होगा, विशेष बहुमत का मीनिंग। अब यहाँ पर ये समझो आप, कुल सदस्यों का बहुमत, इसका मीनिंग क्या होगा, कुल सदस्यों का बहुमत, इसका मीनिंग होगा जैसे लोकसभा में 545 मेंबर है। कितने मेंबर है, 545। अब इसका बहुमत चाहिए हमको, कितना आता है, 272 के करीब आता है। ये तो हो गया कुल सदस्यों का बहुमत। ठीक है, और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 272। अब उस विधेयक पर सदन में वोटिंग हो रही है, मतदान हो रहा है, उस समय पर सदन में कितने सदस्य उपस्थित थे, 545 में से सदन में वोटिंग के समय कितने मेंबर उपस्थित थे, 545 में से उन सदस्यों का 2/3 बहुमत लिया जाएगा। जैसे यहाँ पर 520 मेंबर रह जाते हैं तो इनका 2/3 निकालेंगे अपन, इनका 2/3 निकालेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पर आ रहा है उसका बहुमत हमको चाहिएगा। ठीक है, उसका बहुमत हमको चाहिएगा। दोनों बहुमत से पारित होना चाहिए। कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया, कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो गया, लेकिन उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया तो वो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। इन दोनों से ही वो पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति का मीनिंग क्या होता है, ये होता है विशेष बहुमत का अर्थ, ये ध्यान में रखना आपको, कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। और कुल बहुमत क्या होगा, विशेष और मतदान करने वालों का बहुमत क्या होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब विशेष बहुमत से हम कौन कौन से संशोधन कर सकते हैं, इसमें क्या क्या हमको जरूरत पड़ती है, तो ये ध्यान में रखना। विशेष बहुमत से कौन से संशोधन होते हैं। पहला, किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन करना है,
किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में कोई परिवर्तन करना है तो हमको ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति का प्रक्रिया हमको अपनानी होगी। ये वाली प्रक्रिया हमको अपनानी होगी यदि किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है, ठीक है। या फिर दूसरा और क्या करना है हमको, अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में हमको किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना है तो हमको ये वाली प्रक्रिया अपनानी होगी। दूसरा आर्टिकल 55 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई। इस प्रक्रिया में यदि हमको कोई संशोधन करना है, कोई परिवर्तन करना है तो हमको ये वाली प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें ये बता दूं मैं आपको, आधे राज्यों की सहमति अनिवार्य है। जब तक आधे राज्य सहमति नहीं देंगे तब तक हम इनमें से कोई कार्य नहीं कर सकते। ये हो गया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति वाले कार्य। कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य करने के लिए हमको इस प्रक्रिया को अपनाना होगा, ठीक है। अब संविधान में संशोधन जो है, संविधान में संशोधन करने वाला जो विधेयक है वो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। जो विधेयक हम लेकर आए हैं संविधान में संशोधन करने संबंधी, वो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए। दोनों सदनों का मतलब समझते हो ना क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा से वो पारित होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी, अर्थात संविधान संशोधन संबंधी कोई भी विधेयक होगा उसको दोनों सदनों से पारित होना ही होगा, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, यदि वो दोनों सदनों से पारित हो गया है, तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास में जाएगा। क्यों जाएगा, क्यों जाता है, ये आपको सोचना है खुद को कि राष्ट्रपति पास में उस विधेयक को क्यों भेजा जाता है जो संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है। तो क्यों भेजा जाता है ये आपको सोचना है, मैं नहीं बताने वाला। अब यहाँ पर राष्ट्रपति पास में वो विधेयक आया है दोनों सदनों से पारित होके, संविधान में संशोधन करने संबंधी विधेयक, ये राष्ट्रपति पास में आए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी अनुमति देनी होगी, मतलब बाध्य है। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। और बाध्य कैसे किया गया है तो मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता दूं। यहाँ पर 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा राष्ट्रपति को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को अपनी अनुमति देना ही होगा, उनको अपनी अनुमति देनी होगी संविधान संशोधन संबंधी विधेयक को। इसके लिए राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया संसद के कार्यों के अंतर्गत धन विधेयक संबंधी और संविधान में संशोधन करने संबंधी संसद का कार्य। अब एक कार्य और बचा है संसद का, वो कौन सा है उसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अगर मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ तो इसकी थोड़ी मजबूरी है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा ऐसा मुझे पूरे विश्वास है, क्योंकि मैं चीज़ें रिविजन भी कर रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब संसद का अगला कार्य कार्यपालिका पर नियंत्रण। अब कार्यपालिका किसे कहते हैं ये मैंने आपको बता रखा है। कार्यपालिका किसे कहते हैं बताओ, किसे कहते हैं? मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं। किसको? मंत्रिपरिषद को कार्यपालिका कहते हैं। ये हमने चर्चा कर रखी है। अब लोकतंत्र में क्या होता है, कार्यपालिका पर अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना अनिवार्य होता है। नियंत्रण कौन रखता है? हम या आप रखते हैं क्या? एक तरीके से हम और आप ही रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग नहीं रखते। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। अब कार्यपालिका पर या मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण क्यों किया जाता है, नियंत्रण क्यों रखा जाता है? तो ऐसे समझो बच्चों, यदि हमारे घर का कोई बच्चा गलत वे में जा रहा है या फिर हम उसके ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे
यदि हम हमारे बच्चे के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा गलत वे में जा सकता है, परिवार के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, परिवार के अहित में कोई कार्य कर सकता है। इसलिए उसके ऊपर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। उसी प्रकार से जो कार्यपालिका है, ये जो मंत्रिपरिषद है, यदि इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा जाएगा तो ये भारतीय जनता के अहित में कोई कार्य कर सकती है, भारतीय जनता के विरुद्ध जा सकती है, भारतीय जनता के जो हित में ना हो ऐसे कार्य कर सकती है, ऐसे कानून बना सकती है। इसलिए मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखा जाता है। कौन रखता है? संसद में जो विपक्ष के मेंबर बैठे हुए हैं, संसद में जो विपक्ष के सांसद बैठे हुए हैं, वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। अब किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है तो ये आप ध्यान में रखना। पहला प्रकार इसके अंदर प्रश्नकाल। इसका समय होता है संसद में समय होता है इसका 11 से 12 बजे के बीच में। यानी कि जब संसद की बैठक शुरू होती है, बैठक शुरू होने से पहले 1 घंटा प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। इस प्रश्नकाल में जो विपक्ष के मेंबर है, जो विपक्ष के सांसद है, वो सरकार के मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं कि आपने इस विषय में क्या कार्य किया, क्या कार्य नहीं किया। तो इस प्रकार के प्रश्न वो उनसे पूछते हैं। ये प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रश्न हम बात करें यहाँ पर 2 प्रकार के हो सकते हैं मुख्य रूप से। तारांकित प्रश्न में क्या होता है, जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं उस पर तारा बना होता है। बस सबसे बड़ी बात इसके अंदर यही है, उसके ऊपर तारा बना होता है। और इन प्रश्नों के ये जो प्रश्न होते हैं ये मौखिक रूप से पूछे जाते हैं। किस प्रकार से? मौखिक रूप से। तारांकित प्रश्न संसद में मंत्रियों से मौखिक रूप से पूछे जाते हैं और मौखिक रूप में ही उनके जवाब मिलते हैं। मौखिक रूप में ही संबंधित मंत्री जवाब देगा। ठीक है। और इसके अंदर तारांकित प्रश्नों के अंदर जो सदस्य है, जो प्रश्न पूछ रहा है, वो पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। यानी कि किसी मंत्री से कोई सवाल पूछा गया और मंत्री ने कोई जवाब दिया, तो उस जवाब के संतुष्ट नहीं होने पर, उस जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर उससे पूरक प्रश्न भी पूछा जा सकता है, दोबारा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत ये होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बात करें, अभी चल रहा है कोरोना चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के, शायद जहाँ तक मेरे को लगता है JP नड्डा जी है, वो जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे जो विपक्ष के सांसद है वो ये पूछेंगे कि कोरोना के बारे में आपने अब तक क्या किया है, आपकी सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य के लिए अब तक क्या किया है, कितने मरीज इस देश में आ चुके हैं, कितने की मृत्यु हो चुकी है, सरकार अपने स्तर पर, सरकारी स्तर पर लोगों को बचाने का किस प्रकार से प्रयास कर रही है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री से पूछे जा सकते हैं तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत। वो स्वास्थ्य मंत्री जो होगा इनका जवाब भी मौखिक रूप में देगा। और यदि स्वास्थ्य मंत्री के किसी जवाब से प्रश्न पूछने वाला सांसद सहमत नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है तारांकित प्रश्नों के अंतर्गत। दूसरे प्रश्न आते हैं अतारांकित प्रश्न। कौन सा? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न में तारा नहीं लगा होता है। पहले बात तो ठीक है, तारा नहीं लगा होता है और ये लिखित में पूछे जाते हैं। लिखित में यानी कि 10-15 दिन पहले लिखित रूप में अपना प्रश्न संसद का जो सचिवालय है उसको दिया जाता है। वो सचिवालय फिर संबंधित विभाग के पास में, संबंधित मंत्री के पास में उस प्रश्न को पहुंचा देता है। और उसका जो जवाब मिलता है, वो जवाब कैसा होता है? वो जवाब भी लिखित ही होता है। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं, जवाब भी लिखित ही होता है। और इनके संबंध में हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो ये हो गया पहला, प्रश्न काल के अंतर्गत किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाएगा। संसद के सदस्य मंत्री परिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं कि आपकी सरकार इस विषय पर क्या कार्य कर रही है, देश में जो समस्या चल रही है उसके ऊपर आपकी सरकार क्या कार्य कर रही है। ऐसे प्रश्न वहाँ पर विपक्ष के लोग पूछते हैं और इस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य करते हैं। ठीक है। दूसरा है इसके अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में क्या होता है बच्चों, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, इमरजेंसी है, बड़ी समस्या है। तो ऐसी कंडीशन में जो विपक्ष के लोग हैं, जो विपक्ष के पार्टियों के सांसद है,
वो लोग क्या करेंगे, सरकार का सब ओर से ध्यान हटाकर पहले इस बिंदु पर ध्यान आकर्षित करेंगे कि आप इस बिंदु पर, इस समस्या पर क्या कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है। सरकार यदि इसको छोड़कर कोई अन्य कार्य कर रही है, कोई अन्य कार्य में ध्यान लगा रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो विपक्ष के मेंबर है, विपक्ष के सांसद है, वो सरकार के अन्य जगह से ध्यान हटाकर, अन्य कार्य में जहां पर सरकार ने ध्यान लगा रखा है वहां से ध्यान हटाकर पहले इस समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे कि आप क्या कर रहे हो। सरकार को यहाँ जवाब देना पड़ता है। तो इस प्रकार से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा भी मंत्रिपरिषद पर, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। दूसरा शून्यकाल। शून्यकाल भी होता है एक शून्यकाल। शून्यकाल में ये जो समय होता है संसद में 12 से 1 बजे के बीच में होता है, 12 से 1 बजे के बीच में। इसमें भी सरकार से विपक्ष के लोग प्रश्न पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर विशेष प्रश्न होता है। कोरोना जिस समस्या चल रही है तो सरकार का सब ओर से ध्यान हटाकर कोरोना पर ध्यान केंद्रित करवाया जाएगा। सरकार से पूछा जाएगा कि आप इस विषय पर क्या कार्य कर रहे हो, ये जो समस्या देश में चल रही है उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो। सब ओर से ध्यान हटाकर बाकी सब कार्य को छोड़कर सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान देना होता है। पर शून्यकाल के अंतर्गत ये समय 12 से 1 बजे के बीच का होता है और इसके अंतर्गत सरकार से सामान्य प्रश्न ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्या काम है, किस प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। ये विश्वास और अविश्वास संबंधी प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाए जा सकते हैं। कहां पर, लोकसभा में। क्यों लाए जाते हैं लोकसभा में, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरकार उसी की बनेगी जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जिसको लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वो सरकार बनाता है और लोकसभा में उसको अपना बहुमत साबित करना होता है। इस कारण से विश्वास और अविश्वास संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में ही लाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना है। दूसरा, विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है, ये विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, सरकार के द्वारा। यदि कहीं पर भी विपक्ष ये मांग करता है कि सरकार फ्लोर टेस्ट कराए, कौन सा टेस्ट कराए, फ्लोर टेस्ट, ये लिख नहीं पाया मैं, फ्लोर टेस्ट करवाए। ये आपने नाम सुना होगा भी खूब, जब विधानसभा अपने राजस्थान में ऐसा चल रहा था सचिन पायलट वगैरह का कांग्रेस पार्टी में, तब विपक्ष के लोग मांग कर रहे थे कि सरकार फ्लोर टेस्ट कराए, यानी कि सरकार अपना विश्वास साबित करे सरकार सदन में अपना विश्वास साबित करे कि उसको विश्वास है। तो ये विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा ही लाया जाता है। ठीक है, और ये जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, ये अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष की जो पार्टियां है उनके द्वारा लाया जाता है। ये कब लाया जाता है, जब विपक्ष को ऐसा लगता हो कि सरकार का अब सदन में बहुमत नहीं रहा है, इनके पास में बहुमत नहीं है, ये सरकार गिर सकती है। ऐसी कंडीशन में उस सरकार को गिराने के लिए या हटाने के लिए विपक्ष के जो लोग होते हैं, विपक्ष की जो पार्टियां होती है सदन में, ये सब लेके आती है अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो जो सरकार है उसको अपना पद छोड़ना होगा। जो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनकी सारी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना होगा यदि सदन में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है। और यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाता है, तो भी सरकार को अपना पद छोड़ना होगा, मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होगा। क्या बताया मैंने, दोबारा समझो। विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया जाता है अपना विश्वास साबित करने के लिए, दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास में बहुमत है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है कि इनके पास में बहुमत नहीं बचा है, ये अपना बहुमत सदन में साबित करके दिखाए। विश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं हो पाता है तो भी सरकार को छोड़ना पड़ेगा अपना पद, मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, इसका मतलब आपके पास में सदन में बहुमत नहीं है। आपके पास में बहुमत नहीं है सरकार में बने रहने के लिए, आपको पद छोड़ना होगा और ऐसी कंडीशन में उस सरकार को अपना पद छोड़ना होता है। ठीक है,
अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्ष के लोगों के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष की पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, वो लोग ये विपक्ष का प्रस्ताव लेकर आती है अविश्वास प्रस्ताव, और यदि लोकसभा में वो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सरकार को अपना पद छोड़ना होता है, मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी संसद के कार्यों संबंधी चर्चा हो चुकी है। संसद कौन कौन से कार्य करती है, कौन कौन से कार्य नहीं करती है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। अब किताब में जो हमने बोर्ड पर समझ लिया है उसके अतिरिक्त कुछ बचा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आज किताब नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय अधिक हो जाएगा और वीडियो बड़ा हो जाएगा। मैंने किताब का सारा मैटर, किताब के अतिरिक्त भी जो सब बातें हो सकती है वो सब बातें मैंने बोर्ड पर डिस्कस कर दी है। यदि आप किताब पढ़ते हो और किताब पढ़ने के बाद में जो हम पढ़े हैं उनमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। और ये हमारा जो पार्ट था, ये जो लेसन था संसद वाला, ये पूरा हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जो भी बच्चा शुरू से लेकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आज वाला शुरू से लेकर आज तक का जो पार्ट देख लेगा चारों वीडियो, मैं पूरे विश्वास साथ में कह रहा हूँ वो इस लेसन के सारे क्वेश्चन आराम से हल कर लेगा, आराम से। उसको कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ समझने की आवश्यकता होगी। और समझकर ही हम किसी चीज़ को कर सकते हैं, रटकर नहीं। रटा हुआ कुछ समय के लिए चलता है और समझा हुआ अधिक समय के लिए चलता है। तो हमको समझना है। जो मैंने आपको समझा है वो सब चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो देखना और उनको समझना। उसके बाद में क्वेश्चन करना किताब में जो दे रखे हैं, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग वो सब क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो ये अपना आज का लेसन पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी वो नेक्स्ट होगी, जो लेसन हमने इनसे पहले वाले छोड़ दिए थे वो लेसन हम शुरू करेंगे। और इनमें जो बहुत अच्छा लेसन होगा वो शुरू करेंगे पहले, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में मैं उस लेसन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहूँगा। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ये संभव है मेरे लिए कि मैं कम समय में आपको अधिक मैटर दे सकूँ। ऑफलाइन क्लास में ये संभव नहीं हो पाता है, ऑफलाइन क्लास में ये संभव नहीं हो पाता है। आधे घंटे का पीरियड मिलता है उसके अंदर, लेकिन ऑनलाइन क्लास में पूरा समय है, ना कोई डिस्टर्बेंस है ना कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आपको पूरा वो मैटर अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपको जरूर देखना है, ठीक है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारा जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।